डाउट इस बात में तो बिल्कुल भी नहीं है कि पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड में इंडिया की रेपुटेशन इंक्रीज हुई है। इंडिया विश्व गुरु बनना चाहता है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलप कंट्री बनना चाहता है 2047 से पहले और बनेगा भी। लेकिन एक डेटा जो हमेशा निराश करता है, आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हम हंगर यानी भुखमरी को पूरी तरह से नहीं मिटा पाए हैं। अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ ना, 125 में से इंडिया को कितनी रैंक प्राप्त हुई? 111। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बार रैंक खराब आई हो। 2022 में इंडिया की रैंक 107, 2021 में 101, 2020 में 94, 2019 में 102, 2018 में 103। और देखो, दुख तो इस बात से भी होता है कि इंडिया की रैंक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से भी खराब है। पाकिस्तान की रैंक है इस इंडेक्स में 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60। सरकार से जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडिया की खराब रैंकिंग के बारे में, तो सरकार कहती है खराब है ये इंडेक्स, मेथोडोलॉजी खराब है, फेंक दो कचरे की टोकरी में। सरकार अपनी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स भी देती है। जैसे सबसे पहला आर्ग्यूमेंट सरकार ये देती है कि जिन 4 पैरामीटर्स के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है ना, ये 4 पैरामीटर्स, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। सरकार कहती है देखो, ये 3 जो पैरामीटर्स हैं ना, ये तो 5 साल की कम एज वाले बच्चों पर फोकस करते हैं। तो ज्यादातर ये इंडेक्स बच्चों पे फोकस करता है, पूरी पॉपुलेशन पे फोकस नहीं करता है ये इंडेक्स, क्योंकि 4 में से 3 जो पैरामीटर्स हैं वो तो सिर्फ 5 साल से कम एज वाली बच्चों के डेटा पर फोकस करते हैं। सिर्फ एक पैरामीटर है अंडर नरिशमेंट वाला, जो सभी एज ग्रुप पे फोकस करता है। तो ये बच्चों वाला हंगर इंडेक्स हुआ ना। पूरे पॉपुलेशन का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हो इस इंडेक्स के आधार पे? दूसरा, सरकार ये कहती है ये इंडेक्स वाले सिर्फ 3000 लोगों का सैंपल लेते हैं और 150 करोड़ लोगों का हंगर संबंधित जो डेटा है वो प्रेजेंट कर देते हैं। तो इतना छोटा सैंपल साइज है। और दूसरा, कुछ जो ये डेटा है वो नेशनल सैंपल सर्वे से लेते हैं। सरकार कहती है भैया, नेशनल सैंपल सर्वे का कुछ डेटा 5 साल में एक बार आता है। तो जो डेटा 5 साल में एक बार आता है, उसके आधार पर आप हर साल हंगर इंडेक्स में कैसे चेंजेस ला सकते हो? इसके बाद सरकार ये भी बोलती है अरे भैया, हमारा भी तो ट्रैकर है, हमारा ट्रैकर, पोषण ट्रैकर तो सही डेटा दिखाता है, लेकिन आप वाला ट्रैकर जो है गलत वेस्टिंग रेट दिखाता है भारत में। जैसे वेस्टिंग का मतलब होता है कि हाइट के हिसाब से बच्चे का ना उचित वेट नहीं बढ़ पाता, हाइट बढ़ गई लेकिन वेट कम का कम रह गया। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डेटा ये कहता है कि हमारे देश में चाइल्ड वेस्टिंग रेट 18.7%, जबकि इंडिया का देसी जो ट्रैकर है, पोषण ट्रैकर, उसके अनुसार देश में चाइल्ड वेस्टिंग रेट सिर्फ 7.2%। फिर सरकार एक काफी ठीक बात बोलती है कि देखो, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, स्टंटिंग का मतलब होता है कि एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाई, एज हो गई 20 साल लेकिन हाइट अभी भी काफी कम है, 3 फीट 4 फीट। सरकार ये कहती है कि ये स्टंटिंग और वेस्टिंग ना सिर्फ हंगर की वजह से नहीं होते। अब बच्चे के आसपास कैसा इकोसिस्टम है, सैनिटेशन खराब है, साफ सफाई नहीं है, तो इनसे भी स्टंटिंग एंड वेस्टिंग होती है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि सिर्फ हंगर की वजह से ही स्टंटिंग और वेस्टिंग होती है? दूसरे फैक्टर्स को भी तो आप कंसीडर कीजिए ना। सबसे लास्ट आर्गुमेंट में सरकार के द्वारा यह कहा जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 5 साल की एज अचीव करने से पहले ही। सरकार कहती है देखो, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट सिर्फ हंगर से थोड़ी ना लिंक्ड है, दूसरे फैक्टर से भी लिंक्ड है। 5 साल से कम बच्चों वालों की जिनकी डेथ हो जाती है, सिर्फ भुखमरी की वजह से थोड़ी ना डेथ होती है, दूसरे रीजंस की वजह से भी तो डेथ होती है। लेकिन इस इंडेक्स के द्वारा मान लिया जाता है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी इज एन आउटकम ऑफ हंगर। तो सरकार अपने आर्गुमेंट्स देती है। सरकार कहती है हम बहुत कुछ कर रहे हैं हंगर को मिटाने के लिए, ये हमारे सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, ये स्पेशल प्रोग्राम है, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया मतलब खून की कमी, इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बच्चे के जन्म पर मदर को इंसेंटिव दिया जाता है। मैटरनिटी बेनिफिट ये प्रोग्राम है। उसके बाद फूड फोर्टिफिकेशन, जैसे राइस या फिर वीट है, उसमें विटामिन से ऐड किए जाते हैं आर्टिफिशियल ढंग से। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिशन इंद्रधनुष, इम्यूनाइजेशन होता है बच्चे का और मदर का, प्रेग्नेंट वुमेन का, इस मिशन इंद्रधनुष में। और सबसे लास्ट में ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, बहुत पुरानी स्कीम है ये,
0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए और मदर्स के लिए। तो ये सारे इनिशिएटिव सरकार ने चलाए हैं। बट देखो, ये सारी बातें ठीक हैं, ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन फिर भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के डेटा को पूरी तरह से तो दरकिनार नहीं किया जा सकता। सरकार को चाहिए कि पूरी तरह से जांच करवाई जाए, आखिरकार इतनी स्कीम्स लॉन्च करने के बाद भी कहां कमी रह जाती है, क्यों आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी। देखो, एक तरफ हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमारे देश में भगवान की दया से फूड ग्रेन की कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ इतनी भूख, ये चीज़ें तो जस्टिफाइड नहीं है। तो कहीं ना कहीं तो लैकुनाज हैं पॉलिसीज में, उनको पहचान के एड्रेस करना जरूरी है, ताकि पूरी तरह से हंगर को हमारे देश में मिटाया जा सके। तभी ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये सब टर्म्स अच्छी लगती हैं। समझ गए? चलते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 13 अक्टूबर 2023 है। आज देखो, वैसे डिस्कस करने वाले आर्टिकल्स कम है, रिपीटिशन काफ़ी ज़्यादा है। आज पूरा न्यूज़पेपर 2 इश्यूज से भरा हुआ है, एक हमास इजराइल और दूसरा कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस से संबंधित हमने 3-4 आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं। तो यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आंसर दे सकते हो। जब तक कोई नया पॉइंट नहीं आता, नए एस्पेक्ट नहीं आते, सिर्फ पॉलिटिक्स चलती रहेगी इस इशू पे, तो वो हमारे काम के नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और देखो, एक चीज़, कल जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था ना, एक बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा, एक तरफ मदर राइट्स और दूसरी तरफ अनबोर्न चाइल्ड के राइट्स। तो दो जजेस की बेंच थी, आपस में कंफ्यूज हो गई थी। तो मामला गया था 3 जजेस की बेंच के पास में, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़। तो इस 3 जजों की बेंच ने इस मामले को सुना, और आप में से बहुत से लोगों ने ये रिप्लाई किया कि मदर ने पहले क्यों नहीं सोचा प्रेगनेंसी को मेडिकल टर्मिनेट करवाने के लिए। यही सेम बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछी कि आप इतने वीक्स तक क्या कर रही थी, आपको पता है आप मदर हो 2 बच्चों की, तो आपको ये डिसीजन पहले लेना चाहिए था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये बात सच है कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपका अपनी बॉडी के ऊपर पूरा अधिकार है, लेकिन अभी चूंकि आपका बच्चा वाइबल है, सर्वाइवल के चांस हैं अगर वो बाहर आता है, तो अब हमें उस अनबोर्न बच्चे के राइट्स के बारे में भी सोचना होगा। तो ना बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आए, जैसे आप में से कुछ बच्चों ने ये सजेशन दिया था कि मदर बच्चे को जन्म दे और कोई और उस बच्चे को अडॉप्ट कर ले। सेम सजेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया कि आप बच्चे को जन्म दे सकती हैं, अगर आप नहीं केयर कर सकती तो उस बच्चे को जो हॉस्पिटल है वो उसकी केयर करेगा, या फिर जो गोद लेना चाहता है तो वो उसकी केयर करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना इस इशू पे वर्डिक्ट नहीं दिया है। आज फ्राइडे है, तो आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट इस इशू पे अपना वर्डिक्ट देगी, और उस मदर को 1 दिन का टाइम दिया गया कि आप सोचिए इस इशू के बारे में कि आपको बच्चे को जन्म देना चाहिए, क्योंकि आप उस बच्चे को गोद दे सकती हैं। तो ये पूरा हुआ है, मैंने सोचा आपको बता दूं इस पूरे मामले पर। आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट का इस इशू पर डिसीजन आएगा। इसके बाद ना एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, जिसके बारे में यूपीएससी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं। देखो, हमारे देश में ना वेस्ट की साइड वेस्टर्न घाट और ईस्ट की साइड ईस्टर्न घाट है। तो उड़ीसा में जो ईस्टर्न घाट है वहां पे लगती एक जगह है सिजमाली, और बॉक्साइट रिजर्व काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। बॉक्साइट की माइनिंग करके एल्यूमिनियम की रिफाइनरी में एल्यूमिनियम बनाया जा सकता है। तो ना एक कंपनी है, वेदांता कंपनी का नाम आपने सुना होगा, अनिल अग्रवाल की। वेदांता कंपनी की एक सब्सिडरी है मिथ्री माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी ना यहाँ पे बॉक्साइट की माइनिंग करना चाहती है। बॉक्साइट के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं कोविड-19 के बाद, खास करके एल्यूमिनियम इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी महंगा हो गया है। लेकिन ना यहाँ पे सिजमाली में ना कोंद ट्राइब के लोग रहते हैं। कोंद ट्राइब के लोग हैं ना, बॉक्साइट माइनिंग का विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि अगर बॉक्साइट की माइनिंग होगी ना तो फिर पानी हमारा प्रदूषित हो जाएगा, हमारे खेत की मिट्टी खराब हो जाएगी, बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे हमारे लाइवलीहुड पर अगर यहाँ पे बॉक्साइट की माइनिंग होती है तो। और जो कंपनी वाले हैं मिथ्री माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी वाले समझा रहे हैं गांव वालों को, आपको फायदा होगा, आपको जॉब्स मिलेंगी, यहां पर डेवलपमेंट आएगी अगर माइनिंग होती है तो। लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं है। हाल ही में ना सर्वे करने के लिए कुछ लोग यहां पे गए, तो गांव वालों ने
उन लोगों के साथ में मारपीट की, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। तो इसके विरोध में गांव वाले ये बोल रहे हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्राम सभा की क्लियरेंस लेना जरूरी है। प्रोजेक्ट से पहले ना ग्राम सभा की क्लियरेंस लेना जरूरी है। ग्राम सभा के जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करना जरूरी है। तो गांव वाले कहते हैं कि पुलिस हमें एक प्रकार से डरा धमका रही है कि पब्लिक हियरिंग के दौरान हम अपनी प्रॉब्लम्स ना बताएं और उस पब्लिक हियरिंग में शामिल भी ना हों, इसलिए पुलिस हमारे खिलाफ एक्शन ले रही है। तो ये पूरा मामला है। अब देखो क्वेश्चन पूछने को यूपीएससी प्री में कोंद ट्राइब से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकती है, बॉक्साइट माइनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकती है, और एथिक्स में ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। एथिक्स में मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, यही सिचुएशन है कि वास्तव में आपको पता है, रिपोर्ट्स कहती हैं कि माइनिंग होगी तो यहाँ पे ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं हैं और आप उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, तो आप कैसे सिचुएशन संभालोगे, कैसे आप विलेजर्स को कन्विंस करवाओगे, कैसे आप उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करवाओगे और माइनिंग वहाँ पे कैसे स्टार्ट करवाओगे। तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे संभालोगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे आप एक्शन लोगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सिविल सर्विसेज से संबंधित है। सीधा सीधा जीएस पेपर 2 में टॉपिक, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन डेमोक्रेसी। देखो, जब ब्रिटिश राज हमारे देश में था तो उस समय सिविल सर्विसेज ने कॉलोनियल रूल का एक प्रकार से स्टील फ्रेम का काम किया। मतलब ब्रिटिश राज के इंडिया में सस्टेनेंस में सिविल सर्विसेज का एक अहम रोल रहा। आज़ादी के बाद हालांकि देखो कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी का जो पूरा ब्रॉड स्ट्रक्चर था वो तो रिटेन किया गया, लेकिन आज़ादी से पहले सिविल सर्वेंट्स का रोल लैंड ऑर्डर पे काफ़ी ज़्यादा था। तो आज़ादी के बाद ज़्यादा रोल हो गया सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट पर, क्योंकि देश गरीब था। धीरे धीरे सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की आज़ादी के बाद लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए। तो सिविल सर्विसेज का ज़्यादा फोकस डेवलपमेंट पर हो गया। अगर कोई पूछे, मतलब एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है कि सिविल सर्विसेज का रोल क्या है डेमोक्रेसी में, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। गवर्नमेंट का देखो मेन पिलर्स हैं सिविल सर्विसेज। अब देखो सिविल सर्वेंट्स ही नहीं होंगे तो सरकार काम कैसे करेगी। जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं वो तो सिविल सर्वेंट्स ही करते हैं ना। तो सरकार टिकी ही सिविल सर्वेंट्स पे होती हैं। तो ये जैसे बिल्डिंग गिर जाएगी पिलर के बिना, तो उसी प्रकार से सिविल सर्वेंट्स के बिना कोई सरकार काम नहीं कर सकेगी। ये बॉडी में वेसल्स की तरह होते हैं, खून बहता है ना बॉडी में, उसी प्रकार से सिविल सर्वेंट्स के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है, सरकार सारे काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक्सपर्ट ओपिनियन दी जाती है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। देखो सरकार को जब भी कोई पॉलिसी बनानी होती है या फिर कोई रूल्स बनाने होते हैं, अब मिनिस्टर खुद थोड़ी ना लैपटॉप लेके या फिर नोटबुक लेके बैठते हैं कि चलो आज पॉलिसी बनाते हैं थोड़ी रिसर्च करके। वो ब्रॉडर बता देते हैं कि हमें इस प्रकार की पॉलिसी बनानी है, ये प्रोविज़न करने हैं। तो जो वास्तव में जो ड्राफ्ट किया जाता है पॉलिसी या फिर बिल भी जब बनाया जाता है तो ड्राफ्टिंग होती है, तो वो सिविल सर्वेंट्स करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो पब्लिक रिसोर्सेज के एक प्रकार से ट्रस्टी होते हैं सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट्स गवर्नेंस के ऑलमोस्ट सभी स्फीयर्स में लीडर्स के तौर पे काम करते हैं, डिसीजन मेकर्स के तौर पे काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ गुड गवर्नेंस। देखो हमारे देश में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, सरकार चेंज हो जाती है, तो पुरानी पार्टी कई बार जाती है, नई पार्टी आती है। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड होता है ना, उस ट्रांजिशन के पीरियड में सिविल सर्वेंट्स के द्वारा कंटिन्यूटी प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी बार तो गवर्नर रूल भी आ जाता है, तब सिविल सर्वेंट्स का जो रोल है गवर्नमेंट में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंटिन्यूटी प्रोवाइड की जाती है गवर्नेंस में सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट है प्रमोट यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। अगर देखो सिविल सर्वेंट्स ना हों, मतलब आईएएस आईपीएस इनकी हम बात कर रहे हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो पूरे देश में अलग अलग राज्य में जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो अलग अलग हो जाएं। अभी तो देखो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आईएएस आईपीएस, तो आईएएस आईपीएस क्या करते हैं, मतलब रूल्स करते हैं एक्चुअल में देश के सभी राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करते हैं। प्रशासन के चलने की हम बात कर रहे हैं, प्रोसीजर्स की, एसेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ अलग कानून तो डेफिनेटली हो सकते हैं। जो भी इश्यूज, जो भी सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं
उन सब्जेक्ट्स पर अलग अलग स्टेट अलग अलग कानून बना सकते हैं, बट हम एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसीजर्स की हम बात कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट है क्राइसिस हैंडलर। देश में देखो, जब भी कोई क्राइसिस आ जाते हैं, जैसे डिजास्टर आ जाते हैं, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या फिर मैनमेड डिजास्टर हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, तब फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम करती हैं सिविल सर्वेंट्स। इसके अलावा और क्या क्या रोल होता है सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी में? बाइंडिंग करेक्टर, देश को एकजुट करते हैं सिविल सर्विसेज वाले लोग यानी सिविल सर्वेंट्स। बिना भेदभाव के एडवाइस देते हैं एग्जीक्यूटिव को, यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको जनता ने चुना है, उनको नॉन पार्टीशन होके एडवाइस दी जाती है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। कम से कम आइडियली तो ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकली हालांकि काफ़ी बार इश्यूज होते हैं। नेक्स्ट है गवर्नेंस के विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के बीच, यानी जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, बॉडीज होते हैं, उनके बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स पर डिलीवरी और लीडरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। लैंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। वेलफेयर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए काम किया जाता है सिविल सर्विसेज के द्वारा। इसके अलावा काफ़ी बार जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो ट्रिब्यूनल्स में भी होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन एडजुडिकेशन का रोल भी प्ले किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। मतलब क्वासी जुडिशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं अगर सिविल सर्वेंट्स ट्रिब्यूनल में हैं तो। इसके बाद इश्यूज की बात करते हैं कि आज के समय में कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो सिविल सर्विसेज को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला देखो, वैसे सिविल सर्वेंट्स स्टेट को एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होते हैं सिविल सर्वेंट्स, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ होते हैं। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन की स्पिरिट के अगेंस्ट हैं। स्टेट गवर्नमेंट कई बार चाह के भी कुछ सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाती अगर सेंटर का अलग मत है। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग। देखो, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं। ज़्यादातर सिविल सर्वेंट्स की एक फील्ड में कोई स्पेशलाइजेशन होती नहीं है, जबकि 21st सेंचुरी में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजीज नई नई इमर्ज होकर आ रही हैं, अगर स्पेशलिस्ट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई स्पेशलिस्ट हो और उसी प्रकार से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई एग्रीकल्चर का स्पेशलिस्ट हो, वो लीड करता है तो शायद वो बेहतर ढंग से लीड कर सकता है एज कंपेरिजन टू जर्नलिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, संविधान का आर्टिकल 311 जो है वो ये प्रोविज़न करता है कि सिविल सर्वेंट्स को हटाना आसान नहीं है। हटाने का जो प्रोसीजर है, डिसमिस करने का जो प्रोविज़न है सर्विसेज से, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसी का गलत फ़ायदा उठाया जाता है सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। उनको लगता है कि हमें हटाया तो जा ही नहीं सकता, या फिर बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, कैट में हम चले जाएंगे, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, केस लंबा चलता रहेगा। इसलिए कई बार वो अपनी मनमानी करते हैं और इनएफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है उनके कामकाज में। तो ये रुकावट है, एक डेटरेंस क्रिएट नहीं कर पाता ये आर्टिकल 311। नेक्स्ट है मोनोपोली एंड लाइसेंस राज। वैसे तो देखो, मोनोपोली और लाइसेंस राज रेजीम जो है वो 1991 में डिसमेंटल कर दिया गया, लेकिन कई अलग अलग फॉर्म में ये आज भी बरकरार हैं। लेकिन सिविल सर्वेंट्स जो करप्शन करते हैं उस पर, या फिर इनएफिशिएंसी वो शो करते हैं अपने कामकाज पर, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते, काफ़ी गलत ढंग से एलोकेट करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो पाती। इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हमारा जो स्थान है, बेशक कुछ इंप्रूव हुआ है पिछले कुछ सालों में, और जैसा हमने डिस्कस किया इस पर वैसे सवालिया चिन्ह भी लगे हैं कि इस इंडेक्स के जो पैरामीटर हैं वो सही नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि एक्चुअल में अभी भी बिजनेस करने में बहुत दिक्कतें आती हैं इंडिया में। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होती है सिविल सर्वेंट्स के कामकाज में। उनको मजबूर किया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा अपनी बात मनवाने के लिए, और काफ़ी बार तो कोल्यूजन भी देखने को मिलता है, मतलब सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिकल लीडर्स मिल के करप्शन करते हैं। ये काफ़ी गलत है। और कुछ पॉइंट्स हैं जैसे लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड पुअर कैपेसिटी बिल्डिंग। प्रोफेशनलिज्म उनके द्वारा नहीं शो किया जाता कामकाज में। देखो, अलग अलग तरह के सिविल सर्वेंट्स आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जो सेल्फ प्रमोशन के लिए काम करते हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो
सिर्फ ऑफिस में बैठे रहते हैं, उनको बाहर विजिट करना अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको सिविल सर्वेंट्स जो लीग से हटके काम करते हैं, मतलब जो लीगल ड्यूटी है उससे तो कहीं आगे जाके काम करते हैं, मतलब कि खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना पब्लिक वेलफेयर के लिए। हर तरह के मिलेंगे आपको। कुछ ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल चुपचाप रह के काम करते हैं, सोशल मीडिया पर भी नहीं होंगे, लेकिन जो उनके टच में आते हैं लोग, उनके साथी ऑफिसर्स, जूनियर या फिर सीनियर्स, उनको पता होता है कि ये सिविल सर्वेंट्स कितना बेहतरी के लिए काम करते हैं। ना मीडिया उनका कामकाज दिखाता, बिल्कुल चुपचाप होकर वो काम करते हैं बिना हाईलाइट में आए। एक्चुअली देखो, सिविल सर्विसेज के लिए जो कंडक्ट रूल्स हैं उनमें भी एनोनिमिटी का प्रोविजन है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो गुमनामी में काम करेंगे और उनका नाम सामने नहीं आएगा। तो ये हमने बात की कुछ पॉइंट्स की, नीचे और भी हैं। इंसेंटिव सिस्टम अच्छा नहीं है, मतलब जो सिविल सर्वेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं तो उनकी जल्दी प्रमोशन नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई रिवार्ड जो है वो नहीं मिलता मेरिट के आधार पर। रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हैं, जो सिविल सर्वेंट्स को अलाउ नहीं करते कि वो अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकें या फिर इंडिविजुअल जजमेंट को एक्सरसाइज कर सकें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। एक मेरा दोस्त है 2013 के कैडर का, 2013 के बैच का, तेलंगाना में। तो मैंने एक बार पूछा कि भाई एक बात बताओ, जो ये हम केस स्टडी में डिस्कस करते हैं, उसके टाइम पे था वो एथिक्स आ चुका था, तो उसने भी पढ़े हैं ये सब चीज़ें। तो मैंने पूछा कि ये केस स्टडी में हम लिखते हैं कि कोई पर्सन आ गया, तुम्हें लगता है कि वो डिजर्व करता है बेनिफिट्स को, लेकिन उसके पास कागज़ नहीं है, तो क्या तुम दे देते हो कोई भी बेनिफिट, जैसे स्कीम का लाभ? तो उसने रिप्लाई दिया, देखो शुरू में जब सर्विसेज ज्वाइन की थी ना, तब तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि हाँ, सिचुएशन सामने वाले की ऐसी लग रही है कि ये डिजर्व करता है, ये बेनिफिशरी है, तो थोड़ा रूल से हट के काम किया जा सकता है। लेकिन अब 2-3 चीज़ें आती हैं। पहली तो बात, देखो आपके खिलाफ काफ़ी सारी कार्रवाई हो सकती है, आपने रूल्स के अगेंस्ट जाके काम कैसे किया, तो इस डर से कोई करता नहीं है। रूल्स बहुत ज़्यादा रिजिड हैं सरकार के, वो आपको अलाउ करते ही नहीं। कल को कोर्ट में केस चला जाता है कि डीएम ने या फिर एसडीएम ने कैसे अलाउ कर दिया, बाकियों को नहीं किया, इसको कैसे कर दिया बिना रूल के। तो आमतौर पे सिविल सर्वेंट्स करते नहीं हैं। दूसरा, देखो आप पता कैसे लगाते हो, मतलब आपको भी पता है, कुछ लोग तो एक्टिंग करते हैं ना कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अब कैसे पता लगेगा ये सामने वाला वास्तव में डिजर्व करता है या फिर नहीं करता है? बहुत से लोग धोखा भी देते हैं। और तीसरी बात उसने ये बोली कि जब आप एक पर्सन को लीग से हटके, मतलब रूल के खिलाफ जाके कोई भी फायदा किसी को पहुंचाते हो, अगर आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, रूल्स को थोड़ा दरकिनार करके इसको बेनिफिट दे दिया जाए, तो आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं या फिर सीनियर्स हैं, उनको ये लगता है कि इसका ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, मतलब या तो ये करप्शन कर रहा है कि इसने रूल को दरकिनार करके इतना बड़ा रिस्क लिया और इसको रूल फायदा पहुंचा रहा है, तो क्या ये करप्शन कर रहा है? चलो ना भी माना जाए कि ये पर्सन करप्शन कर रहा है, कल को ना फिर आपके सबॉर्डिनेट भी फाइल लेके आ जाएंगे कि सर इनका भी कर दो, रूल थोड़ा सा अलाउ नहीं करते लेकिन आप इनका साइन कर दो। जबकि लीडर का तो काम होता है ना एक एग्जाम्पल सेट करना कि रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से काम होगा। तो कुल मिला के उसने यही जवाब दिया कि प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत कम होता है। तो ये सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए जो सिविल सर्विसेज को आज के समय में अफेक्ट करते हैं। देखो गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, जैसे सर्विस कंडक्ट रूल्स जो पहले ठंडे बस्ते में थे उनको ऑपरेशनलाइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो सिविल सर्वेंट से इनकॉम्पिटेंट हैं उनको हटा दिया जाएगा सर्विस से। लेटरल एंट्री अलाउ कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट कि गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी, पीरियडिक रिव्यू, 360 डिग्री परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, इन सब टूल्स की सहायता से सिविल सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की है। और पहले देखो नेक्स्ट पॉइंट ऐसा होता था कि कुछ पोस्ट पर सिर्फ आईएएस ही अपॉइंट होते थे, बट अब जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया है। दूसरी सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी कुछ पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है। अब लास्ट में कंक्लूजन में आप बोल सकते हो कि देखो क्रिटिसिज्म तो होता ही है, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो इंडिया में चेंज के हार्बिंजर हैं। हार्बिंजर मतलब चेंज को लीड करने वाले, अगर दूत प्योर हिंदी में अगर हम बोलें। अब देखो लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जिनका आंसर आपको देना है।
सिविल सर्विसेज से संबंधित एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये वाला। और प्री की अगर बात करें तो कैबिनेट सेक्रेटरीट से संबंधित ये क्वेश्चन है। इनमें से कौन से फंक्शंस हैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के? सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स, कैबिनेट मीटिंग्स के लिए एजेंडा प्रिपेयर करना, कैबिनेट कमिटीज़ को सेक्रेटरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, और सबसे लास्ट में एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, क्या आंसर है इसका? कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूं। पहला देखो स्टेटमेंट सही है, कैबिनेट मीटिंग्स की एजेंडा प्रिपेयर करना कैबिनेट सेक्रेटरीट का काम है, और कैबिनेट कमेटीज को सेक्रेटरियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा। लेकिन इतनी भी पावरफुल नहीं है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज को फाइनेंशियल रिसोर्स भी कैबिनेट सेक्रेटरीट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, नहीं। पहली दूसरी स्टेटमेंट सही है और तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है सी, 1 और 2 ओनली। अब देखो पहले ना यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा करती थी, जैसे अब इंडिया सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट है कहाँ से इंपोर्ट करता है? पहले इटली से, लेकिन अब कौन से देश ने इटली को रिप्लेस कर दिया है? अब देखो वैसे पुराना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको जरूरी नहीं है, अभी सिचुएशन अलग है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि यूपीएससी ना इन एस्पेक्ट्स पे फोकस करती है कि कौन सा मिनरल कहाँ पे मिलता है, हमारे देश के किस हिस्से में। और इंडिया आजकल ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत फोकस करती है। ये चीज़ें ना आपको इंडिया ईयर बुक से मिलेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, कितनी इंपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट है इंडिया किन चीज़ों पर। तो ये जो डेटा है ना, इस पे यूपीएससी फोकस करती है। फर्टिलाइजर से संबंधित क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछे हैं कि ये फर्टिलाइजर्स इंडिया ज़्यादातर इंपोर्ट करती है। कॉटन सबसे ज़्यादा कौन सा देश प्रोड्यूस करता है, चाइना का स्थान इंडिया से ज़्यादा है या कम है। ये एस्पेक्ट्स आपको ध्यान रखने जरूरी हैं जो आपको इंडिया ईयर बुक से मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।